Student, as you all know that in our last video I told you about the chapter The Story of Village Palampur, which was the first chapter of your book, that is economics. Student, basically in that chapter, and the main purpose of the chapter is to introduce us about some basic concepts relating to production with the help of a hypothetical village called Palampur. Apart from there, we came to know about the factors of production, which are known as land, labor, capital, or known as physical capital, in which two part come, that is fixed capital and working capital. And the last one, that is human capital, known as enterprise or entrepreneurship. In that chapter, we have discussed some topics like that regarding the land areas, that how can we increase the production in the same piece of area. Apart from there, we have talked about topics like how is land distributed between the farmers of Palampur, who will provide the labor, and so on. So students, today we are going to start the second chapter of economics, that is people as resource. In our earlier chapter, that is the story of village Palampur, we came to know about the important factor of production known as land, labor, capital, enterprise. But in this chapter, we are going to talk about the important factor of production, that is labor, or we can say with a part of that we are going to talk about the concept of human capital, which is very important part of the factor of production. Students, the main and important effort of this chapter is us to explain regarding that how population as an asset rather than liability. जैसा कि हम पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी मानते हैं, इंडिया जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, and we are having population that is 1 arab 21 crore 1,93,422 person according to the 2011 census report. So इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद हमको लगता है कि ये सबसे बड़ा एक रीज़न है इंडिया की ग्रोथ को डिक्लाइन करने के पीछे, जबकि ऐसा नहीं है. पॉपुलेशन लायबिलिटी से ज़्यादा असेट भी हो सकती है. पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसी कंसेप्ट को हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ह्यूमन कैपिटल भी एक कैपिटल ही है. जैसे हम कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमको रिटर्न में प्रॉफिट मिले, इसी तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. इससे हमारी पॉपुलेशन प्रोडक्टिव बनेगी और वो अपनी स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज से कंट्री को डेवलप करेगी. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने स्लाइड्स में है. यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक ओवरव्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में, यानी ये चैप्टर एक्चुअली हमें क्या बताने वाला है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. यहाँ पे हम जानेंगे कि पॉपुलेशन की क्वालिटी किस तरीके की होनी चाहिए जिससे कि वह एक असेट बन जाए रेदर देन ए लायबिलिटी. और लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है, हम जो कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ओवरव्यू. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ह्यूमन कैपिटल एक कंट्री के लिए असेट होता है rather देन ए लायबिलिटी, लेकिन उसको असेट बनाना होता है, और असेट बनाने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा. आप सपोज गोल्ड परचेज करते हैं, तो गोल्ड परचेज करने के हमारे पास कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है. तो ऐसे में फ्यूचर में कभी अगर हमें मनी की नीड हो तो हम उस गोल्ड को मार्केट में सेल करके वापस अपने लिए लिक्विडिटी यानी कैश को अरेंज कर सकते हैं, जो कि उसके ओल्डर रेट से ज़्यादा होगा.
इसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। यानी कि उस पॉपुलेशन को एजुकेटेड बनाना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जिससे कि वे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, और साथ ही साथ उनको मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो कि पॉपुलेशन को हेल्थी रखेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर पॉपुलेशन यानी जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उनको हम इस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर पाएँ, तो वो पॉपुलेशन अपने स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज से कंट्री को बहुत हायर ग्रोथ तक लेके जा सकती है। इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होता है वो ये होता है कि पॉपुलेशन जो होती है उसका प्रोडक्टिव नेचर, यानी जो उसका प्रोडक्टिव नेचर होगा वह कंट्री के जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि इसको अगर मैं डिफाइन करता हूँ आपके लिए, तो इसका डेफिनेशन ये होगा दैट वट एवर द प्रोडक्शन बाय द population of a country whether in the domestic territory or outside the domestic territory of the country। तो जो भी प्रोडक्शन हमारी पॉपुलेशन द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में किया जाता है, चाहे वह कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर, उस सब प्रोडक्शन को हम जीएनपी में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो नोटिस करने वाला है वो ये है कि अगर कोई फॉरेनर जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन वो यहाँ से इनकम को अपने कंट्री में लेके जा रहा है, यानी उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट उसकी खुद की कंट्री में है, तो ऐसे में उस पर्सन की इनकम को डिडक्ट कर दिया जाएगा। और ऐसा पर्सन जो इंडियन है और वो फॉरेन में अर्निंग कर रहा है लेकिन उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में है, वो अपनी इनकम इंडिया में लेके आता है, तो ऐसे में उस पर्सन की इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो नेशनल इनकम से रिलेटेड भी होता है। जब हम एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो, हेल्थी हो और वो कंट्री को ग्रोथ करे, ऐसी पॉपुलेशन को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, यानी वो पॉपुलेशन जो हेल्थी है, एजुकेटेड है और वो कंट्री ग्रोथ में अपना प्रॉपर सपोर्ट कर रही है। इस प्रोडक्टिव पावर जो कंट्री की प्रोडक्टिव पावर है वो एक तरीके फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन ही होती है। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट with the help of which we can yield a return just like investment in physical capital। तो इस तरीके से हम अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से भी हमें डेफिनेटली रिटर्न मिलता है, और वो रिटर्न कंट्री को में हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट करता है। हायर प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया या किसी भी कंट्री ग्रोथ के लिए। इसका एक एग्जांपल जो हमारी बुक में भी अवेलेबल है, इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि इसका एक बहुत अच्छा और ड्रामेटिक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो यूज़ होने वाले सीड्स थे जिनको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो कोई नेचुरल सीड्स नहीं थे, वो बेसिकली जेनेटिकल सीड्स थे जिनको डेवलप किया गया था। और इनको डेवलप किया ह्यूमन बीइंग ने अपने स्किल्स से, अपनी नॉलेज से। और ये नॉलेज उन्होंने कहाँ से गेन करी? इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट से जो उन्होंने नॉलेज गेन की उसकी बदौलत उन्होंने ऐसे सीड्स जनरेट करे जिनकी प्रोडक्शन एक सेम पीस ऑफ लैंड पे नॉर्मल सीड्स से बहुत ज़्यादा है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किल्स में इन्वेस्टमेंट करने का, और इससे जो कि हमारा लैंड जो स्केयर्स है उसमें हम प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चाहे वो मटेरियल हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, ये सब ह्यूमन कैपिटल के द्वारा ही जनरेट किए गए हैं। ह्यूमन बीइंग ही नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करता है यूज़फुल रिसोर्सेज में, जिसका यूज़ हम अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ एक एजुकेटेड और हेल्थियर सोसाइटी, पर्सन्स की जो सोसाइटी होती है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने में ही नहीं रहती, इसके अलावा वह सोसाइटी के लिए भी बहुत एडवांटेजियस होती है, यानी सोसाइटी को बहुत एडवांटेज प्रोवाइड करती है। ऐसे लोग जो एजुकेटेड हैं, हेल्थी हैं, वह उन लोगों के लिए हेल्प करते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं हैं, या हम कह सकते हैं जो अनहेल्थी हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ह्यूमन कैपिटल सब एक तरीके से सबसे बेस्ट इसको बाकी फैक्टर प्रोडक्शन में माना जाता है, चाहे वो लैंड हो या फिजिकल कैपिटल हो, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स लैंड और कैपिटल को यूज़ करते हैं, ना कि लैंड और कैपिटल खुद अपने आप यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स ही इनको यूज़ करते हैं बेटर वे में, एफिशिएंट वे में, जिससे कि वे रिसोर्स को ऑप्टिमली और फुली यूटिलाइज करें
और उन रिसोर्सेज को यूज़ करके, ताकि रिसोर्सेज वेस्ट भी ना हो, और उन रिसोर्सेज को यूज़ करके वह कंट्री को डेवलप कर सके। इसको समझने के लिए हमारे पास दो स्टोरीज दी गई हैं हमको। एक स्टोरी है शाकाल की और नेक्स्ट स्टोरी है विलास की। तो मैं इन दोनों स्टोरीज का कंपेरेटिव आपको बता देता हूँ। बेसिकली इस स्टोरीज के अंदर जो हमको बताया गया कंसेप्ट है, उसमें हमें बताया गया है शाकाल जो है वह स्कूल जाता है, उसकी फैमिली सपोर्ट करती है उसकी स्टडी के लिए। वहीं पे बिलास जो है वो स्कूल नहीं जाता। शाकाल एक फिजिकली स्ट्रांग और हेल्थी बॉय है, जबकि बिलास जो है वो आर्थरिटिस्ट का पेशेंट है और उसको डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है फ्रिक्वेंटली, जबकि शाकाल को विजिट नहीं करना पड़ता क्योंकि वो हेल्थी है। अपार्ट फ्रॉम देयर, बिलास के पास इतने अच्छे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं कि वो डॉक्टर को फ्रिक्वेंटली जा भी पाए, तो इसलिए वो है और उसको अपने डिसीज़ में ही सर्वाइव करना पड़ता है। जबकि शाकाल जो है वो प्रॉपर स्कूल जाता है, उसके पास डिग्री भी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। इसकी वजह से उसको एक प्राइवेट फर्म में अच्छी जॉब मिली, और शाकाल ने अपनी फैमिली के लिए अच्छी अर्निंग भी करी। जबकि बिलास जो था वह ऐसा नहीं कर पाया। उसकी मदर एक फिश सेल करती थी मार्केट में, तो उसने इसी टास्क को अपनाया और यही वह काम करने लगा क्योंकि उसको इसी इनकम में सफिशिएंट लगता था, जबकि वह इनकम उसकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं थी। तो ऐसे में ये स्टोरीज हमें बस इतना बताती हैं कि शाकाल जिसने एजुकेशन गेन की, उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजा, अपने स्किल्स को, एजुकेशन को, नॉलेज को इम्प्रूव किया शाकाल ने, और उसके बदौलत उसने एक अच्छी जॉब गेन की। और वह जो इन्वेस्टमेंट जो उसकी फैमिली ने उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया उसकी एजुकेशन में, उसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ये रहा कि उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया आगे जा करके, और साथ ही साथ कंट्री के लिए भी उसने एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प की। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन मेडिकल केयर, तो बेसिकली यह इन्वेस्टमेंट हमको फ्यूचर में हाई रेट्स ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करता है। यह इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से जैसे कि लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स या बॉन्ड्स में, ताकि फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिल सके। इसी तरीके से एक जो चाइल्ड होता है उसकी फैमिली द्वारा उस चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ताकि फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छी अर्निंग हम कर सकें और सोसाइटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हम दे पाएँ। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट हम पे किया जाता है, और इस इन्वेस्टमेंट का हमें रिटर्न लाना भी चाहिए। एजुकेटेड पेरेंट्स हमेशा जानते हैं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड हैं। इसलिए वह अपने चिल्ड्रंस को हमेशा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं बेटर से बेटर वे में, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन हाइजीन प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो अनएजुकेटेड फैमिली होती हैं, जिनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं पता, वह अपनी फैमिली और अपने जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। पर यहाँ पे हमें यही समझना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है ये केस हर जगह लागू हो। बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं, पर वो जानती हैं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जो जानता है वो डेफिनेटली अपने बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड करेगा, उनके हाइजीन, प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखेगा, ताकि वह आगे चल करके कंट्री को प्रॉपर सपोर्ट करें और कंट्री की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दें। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंट्रीज़ जैसे कि जापान हुए, ये कंट्रीज़ जो हैं जापान, अमेरिका, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली जापान की मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि जापान में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है। ये कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज को इंपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जापान अपने पीपल में, यानी उनके जो सिटीजन्स हैं उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। और यही रीज़न है कि वहाँ के लोग जो हैं रिसोर्सेज को, लैंड और कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, और जापान की टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी ने ही उस कंट्री को डेवलप्ड बनाया है और वहाँ की उस कंट्री को रिच बनाया है। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो सिटीजन्स द्वारा की जाती है, और इसको बेसिकली क्लासिफाई कर देते हैं मैन और वुमेन में। अब यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये बेसिकली डेवलपमेंट और वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो कि
इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन क्रिएट करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं यह कंट्री की नेशनल इनकम में ऐड होते हैं। क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम जीडीपी का डेफिनेशन भी बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, दैट इट इज़ द सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उनकी मार्केट वैल्यू को अगर हम सम अप करें तो वो होता है हमारे देश का जीडीपी। इससे पहले अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था जीएनपी के बारे में। जीडीपी और जीएनपी में सिर्फ फ़र्क है डोमेस्टिक और नेशनल का। डोमेस्टिक के अंदर हम इनकम की बात करते हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जाती है, जबकि नेशनल के अंदर हम उस इनकम को भी इंक्लूड कर लेते हैं जो कि हमारे सिटीजन्स द्वारा दूसरे कंट्री में अर्न की गई। यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि वो फॉरेनर, वो एनआरआईज जो हमारे कंट्री के अंदर वर्क तो कर रहे हैं लेकिन वो अब इस इनकम को अपने साथ ले जाते हैं, उस इनकम को हम नेशनल इनकम में से डिडक्ट कर देते हैं क्योंकि वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। इसके अलावा हम उस इनकम को लेते हैं जो इनकम हमारे कंट्रीज़ के उन पर्सन द्वारा अर्न की गई जिनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ब्रॉडली 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो नेचर से रिलेटेड होती हैं। इसको हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ नेचर से रिलेटेड हैं। जबकि सेकेंडरी सेक्टर को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल्स हम प्राइमरी सेक्टर से गेन करते हैं उसको मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्ट करके फाइनल गुड में कन्वर्ट किया जाता है। यानी यहाँ पे प्रोडक्शन के प्रोसेस में वैल्यू ऐड की जाती है और उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट किया जाता है। ये होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हमारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आएंगी। और लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। इसमें आते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। बेसिकली यहाँ पे टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पे कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये सब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं जो कि हमारे नेशनल इनकम में ज्वाइन की जाती है। स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये है मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। यानी जो एक्टिविटीज़ अभी हमने डिस्कस की थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, इन सारी एक्टिविटीज़ को समअप करके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मार्केट और नॉन मार्केट। मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट सर्विसेज क्यों ना हो रिम्यूनरेशन के लिए। तो ये होती है मार्केट एक्टिविटीज़। बेसिकली मार्केट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं पे और प्रॉफिट के लिए, यानी या तो पेमेंट मिलेगी या फिर हम जो प्रोडक्शन किया उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आती हैं जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज भी हैं। जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए सिर्फ। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये यहाँ पे जो प्रोडक्शन किया जाता है वो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए है, उसका सरप्लस कोई मार्केट में सेल करने के लिए नहीं है। तो ऐसे में ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ से सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न करता है, क्योंकि ज़्यादातर विलेजेस के अंदर जो फार्मर्स हैं उनके पास फार्म एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं जो उनकी फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है। और अगर मे बी सरप्लस अगर प्रोड्यूस हो जाए तो मार्केट में सेल कर देते हैं, अदरवाइज वो इसे सेल नहीं करते। स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न की वजह से हमारे यहाँ पे लेबर को डिवाइड किया गया है और बेसिकली वर्क्स को भी डिवाइड किया गया है इन टर्म्स ऑफ मैन एंड वुमेन। एक फैमिली के अंदर मैन और वुमेन जो होते हैं उनके टास्क को डिवाइड किया गया है। एक ये ह्यूज डिफरेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो कि परफॉर्म किया जाता है मैन, और वो एक्टिविटी जो कि परफॉर्म की जाती है वुमेन्स द्वारा। यहाँ पे वुमेन जो होती हैं वह डोमेस्टिक अफेयर्स जैसे कुकिंग ऑफ फूड हुआ, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, हाउस कीपिंग एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, इन टास्क को करती हैं जो कि बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं किए जाते।
जबकि मैन जो होते हैं वो फील्ड में वर्क करते हैं, यानी कि आउटसाइड द होम। मैन को अपने टास्क के लिए अर्निंग मिलती है, यानी कि सैलरी मिलती है, पे किया जाता है उनको उनके वर्क के लिए। जबकि वुमेन को ऐसा कोई पेमेंट नहीं दिया जाता। जो टास्क वो अपने हाउस में घर में परफॉर्म करती हैं उसके लिए कोई भी उनको पेमेंट नहीं मिलता है, और वो अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। जो वर्क मैन द्वारा किया जाता है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है, नेशनल इनकम में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन वुमेन द्वारा जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ये एक हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न की वजह से है, जबकि अब अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि फैमिली में वुमेन्स पे इन्वेस्ट करने को हमेशा ये माना गया है कि अगर हम वुमेन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उनको आफ्टर मैरिज उनको यही अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के टास्क करने हैं। तो ऐसे में जो डोमेस्टिक अफेयर्स उनको करने हैं उसके लिए एजुकेशन की नीड नहीं है। जबकि एक बॉय जो होता है उस पर इन्वेस्ट करने को ज़्यादा बेटर मानते हैं कि इससे हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ये माना जाता है कि वुमेन के लिए जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जॉब करने के लिए, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ज़्यादातर वुमेन ऐसे जॉब्स में होती है जो कि जॉब सिक्योर नहीं होती। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है, और उनके ये माना जाता है कि वुमेन की कैपेसिटी नहीं होती हायर जॉब्स को करने की, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ या फिर अदर सर्विसेज हुई। लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, यानी रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच है। जबकि अगर हम देखते हैं तो आज वुमेन जो है हर फील्ड में ग्रोथ कर रही हैं, और इसके लिए वुमेन्स को हाई एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, स्किल फॉर्मेशन किया जा रहा है, जिससे कि वह डेवलप करें, कंट्री के सपोर्ट करें, कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करें। चाहे आज कोई भी फील्ड क्यों ना हो। पहले ही माना जाता था कि वुमेन्स के लिए सिर्फ बेसिकली जो है जॉब जो कि टीचिंग और मेडिकल लाइन ही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वुमेन अब एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर सर्विसेज में भी जॉब ज्वाइन कर रही हैं, जैसे कि साइंटिफिक हुआ, टेक्नोलॉजिकल है, और इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी है। मतलब डिफरेंट फील्ड में अब वुमेन जो है अपना रोल प्ले कर रही हैं, और मैन के साथ आगे ग्रोथ कर रही हैं। और हम देख सकते हैं कि इस तरीके से बहुत सारी इंडियन वुमेन्स भी हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया के परचम को मजबूत बना रही हैं, इंडिया को फेम प्रोवाइड करा रही हैं। जैसे कि आपने सुने होंगे सुनीता विलियम्स हैं, कल्पना चावला थी, इंदिरा नूई। ये कुछ नेम हैं जो कि वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं। इवन हमारे चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स में वुमेन रही हो, रानी लक्ष्मीबाई हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स में भी आते हैं, जैसे कि ज्योतिबा फूले थी। तो बहुत सारे ऐसे वुमेन्स हैं जिन्होंने कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान दिया है। और अब जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा रहा है। अब चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, उनको इक्वली प्रमोट किया जाता है, इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और उनको कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इक्वली ही मूव करना भी होगा। यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। So student, this is all about this video and the first video of your chapter People as Resource. In our next video, we are going to talk about the further topics which are